नमस्कार। ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब मोटे तौर पर एक अमेरिकी डॉलर एक भारतीय रुपए के बराबर था। हाँ, बिल्कुल। और आज आज वही डॉलर 83-85 रुपए के आसपास। मतलब दिमाग घूम जाता है कि इतना बड़ा फर्क कैसे आया। सही बात है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दिए गए स्रोतों के आधार पर भारतीय रुपए के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को समझेंगे, खासकर वो 1966 का नाटकीय अवमूल्यन। हाँ, 1966 वाला बहुत अहम। हमारा मकसद ये जानना कि भाई रुपया क्यों कमजोर हुआ, 1966 में आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्या क्या कहानी कुछ और हो सकती थी। हाँ, देखिए 1947 का वो जो $1 बराबर ₹1 का आंकड़ा है, वो सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भारत की आर्थिक ताकत का कोई संकेत नहीं था। असल में ये ब्रिटिश राज की विरासत थी। रुपया पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा था और मुद्रा पर बहुत कड़े नियंत्रण थे। अच्छा, तो मतलब ये असली मजबूती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि आज़ादी के वक्त भारत के पास अपना कोई खास विदेशी मुद्रा भंडार था ही नहीं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी और देश वो युद्ध और बंटवारे के असर से जूझ रहा था। तो ये स्थिरता आप कह सकती हैं एक तरह से कृत्रिम थी, जो आने वाली मुश्किलों की जमीन तैयार कर रही थी। यानी नींव ही थोड़ी कह सकते हैं कमजोर थी। हम्म और फिर जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, 1950 और 60 के दशक में कमजोरी के पहले संकेत साफ दिखने लगे। हाँ, वो पंचवर्षीय योजना है। हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए औद्योगिकरण पर जोर तो था, लेकिन इसके लिए भारी सरकारी खर्च हुआ और आयात पर निर्भरता बढ़ गई। बिल्कुल। हमारा निर्यात ज्यादातर कृषि उत्पाद थे जो ज्यादा कमा नहीं पा रहे थे, और नतीजा डॉलर का भंडार धीरे धीरे घटने लगा। बिल्कुल। और इसी का सीधा नतीजा था बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। हम जितना बेच रहे थे उससे कहीं ज्यादा खरीद रहे थे। ओ, इससे भारत की विदेशी सहायता और कर्जों पर निर्भरता तेजी से बढ़ी और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की नजर भारत की आर्थिक नीतियों पर पड़ने लगी। उनकी शर्तें भी सामने आने लगी। चलिए अब उस बड़े मोड़ पर आते हैं। 6 जून 1966। स्रोतों के अनुसार एक ही झटके में रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले बाप रे 36.5% गिरा दिया गया। हाँ, 36.5%। बहुत बड़ा कदम था। यानी जो डॉलर पहले 476 रुपए का था, वो रातों रात 7.50 का हो गया। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। और इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजहों का एक कह सकते हैं घातक संगम था। पहला, देश एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अच्छा। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, सैन्य खर्च आसमान छू गया। फिर 1965-66 में भयानक सूखा पड़ा जिसने खेती को तबाह कर दिया। ओह हाँ, सूखा। देश में अनाज की भारी कमी थी, महंगाई बढ़ रही थी और विदेशी मुद्रा भंडार वो लगभग खाली हो चुका था। सोचिए, देश चलाने के लिए जरूरी सामान आयात करने के पैसे लगभग खत्म थे। लगभग खाली, ये तो किसी भी सरकार के लिए मतलब बुरे सपने जैसा रहा होगा। निश्चित रूप से। दूसरा बड़ा कारण था बाहरी दबाव। अमेरिका जो उस वक्त भारत को PL 480 स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर गेहूं दे रहा था, हाँ, वो गेहूं वाली मदद। जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम थी, उसने सहायता रोक दी। IMF ने भी साफ कह दिया कि बिना रुपए का अवमूल्यन किए कोई नया कर्ज या सहायता नहीं मिलेगी। अच्छा, तो दबाव भी था। हाँ, काफी दबाव। तीसरा कारण, रुपए की कीमत असलियत से कहीं ज्यादा आंकी जा रही थी, अधिमूल्यत थी। इससे हमारा निर्यात बहुत महंगा और अव्यवहारिक हो गया था, जबकि हमें मशीनरी, तेल, अनाज ये सब आयात करना ही था। तो अवमूल्यन एक तरह से जरूरी हो गया था, है ना? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पर क्या ये कड़वी दवाई काम आई? जो उम्मीद थी कि निर्यात सस्ता होने से बढ़ेगा, क्या वो हुआ, या सिर्फ महंगाई और मतलब राजनीतिक नाराजगी हाथ लगी? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, विदेशी सहायता तो बहाल हो गई, लेकिन अवमूल्यन के फायदे उतने नहीं मिले जितनी उम्मीद थी। अच्छा। निर्यात में कोई बड़ा उछाल तुरंत नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारी औद्योगिक क्षमता और निर्यात करने लायक चीजें ही सीमित थीं उस वक्त। उल्टा आयात और महंगा हो गया, जिससे महंगाई और बढ़ गई। जनता में जबरदस्त गुस्सा था। सरकार पर पश्चिमी ताकतों के आगे झुकने का आरोप लगा। हाँ, ये तो होता ही है। इंदिरा गांधी को राजनीतिक तौर पर अपनी ही पार्टी के भीतर भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। भरोसे में कमी आई। तो 1966 एक बड़ा झटका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रुपए का गिरना तो जैसे जारी ही रहा। अगर हम कुछ और पड़ाव देखें, हाँ, बिल्कुल।
1985 में डॉलर 12 रुपए 33 पर था। 1991 में जब वो भुगतान संतुलन का संकट आया और आर्थिक सुधार शुरू हुए, तब ये 17 रुपए 90 पैसे से गिरकर 25 रुपए तक पहुंच गया। हाँ, 1991 वाला संकट। फिर 2000 में 45 रुपए, 2013 में 60 रुपए, 2020 आते आते 75 रुपए और आज हम 83-85 रुपए के आसपास हैं। ये गिरावट मतलब वैश्विक और घरेलू दोनों तरह की घटनाओं से जुड़ी रही है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि रुपये के इस लंबी कमजोरी के पीछे कुछ बुनियादी ढांचागत समस्याएं रही हैं। हमेशा से। जैसे आयात पर हमारी जबरदस्त निर्भरता, खासकर कच्चे तेल पर और अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी। हाँ, तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे निर्यात का कुछ गिनी चुनी चीजों तक सीमित रहना, सरकार का खर्च अक्सर आमदनी से ज्यादा रहना यानी स्थायी राजकोषीय घाटा, और दशकों तक वो क्या कहते हैं, लाइसेंस राज, जिसने उद्योग और व्यापार को जकड़े रखा, नई चीजें करने से रोका। आर्थिक उदारीकरण हुआ लेकिन बहुत देर से, 1991 में। तो क्या ये गिरावट थोड़ी कम हो सकती थी अगर नीतियां अलग होती? इन स्रोतों को देखते हुए तो लगता है कि शायद हाँ। देखिए, ये सोचना दिलचस्प है कि जब 1960 और 70 के दशक में पूर्वी एशिया के देश जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, वो निर्यात आधारित विकास पर जोर दे रहे थे। हाँ। भारत तब आंतरिक बाजार और लाइसेंस राज में उलझा रहा। ये सिर्फ देरी नहीं थी, ये एक तरह से एक अलग रास्ता चुनने का फैसला था। अच्छा। जिसके नतीजे शायद हम आज तक भुगत रहे हैं, खासकर हमारी आयात निर्भरता और कमजोर विनिर्माण क्षेत्र में। अगर भारत ने पहले ही उदारीकरण शुरू किया होता, निर्यात को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान दिया होता, कृषि को जल्दी मजबूत किया होता ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और शासन व बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया होता, तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। और आज की स्थिति डॉलर 83-85 के इर्द गिर्द, रुपया अब बाजार की ताकतों से तय होता है, हालांकि रिजर्व बैंक जरूरत पड़ने पर दखल देता है। हाँ, मैनेज्ड फ्लोट है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए हैं, लेकिन व्यापार घाटा, खासकर वो तेल का आयात बिल, वैश्विक पूंजी का आना जाना, ये सब रुपए पर दबाव बनाए रखते हैं। ये सच है, दबाव तो है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या है वो? हमारा सेवा क्षेत्र का निर्यात, खासकर आईटी सेक्टर, ये दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है और तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, आईटी तो है। भारत में विदेशी निवेश एफडीआई आ रहा है। विदेशों में काम करने वाले भारतीय अच्छी खासी रकम घर भेज रहे हैं, मतलब रेमिटेंसेस। हाँ, रेमिटेंसेस भी काफी हैं। और हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सब रुपए को कुछ हद तक सहारा देते हैं। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकालें? लगता है 1966 का अवमूल्यन सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं थी, बल्कि भारत के लिए एक तरह का वेकअप कॉल था। हाँ, एक चेतावनी। इसने एक बंद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। तब से लेकर आज तक रुपए की कीमत में जो गिरावट आई है, वो हमारी नीतिगत पसंदों, ढांचागत मुद्दों और वैश्विक हकीकतों का मिला-जुला नतीजा है। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ गिरावट की ही कहानी नहीं है। भारत ने मुश्किलों का सामना करते हुए काफी लचीलापन भी दिखाया है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत भी किया है। अब आगे का रास्ता क्या हो? हाँ, आगे जोर निर्यात बढ़ाने, अपने विनिर्माण क्षेत्र को ताकतवर बनाने, मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों से ऊर्जा के लिए तेल पर निर्भरता कम करने के तरीके खोजने और एक स्थिर और मजबूत व्यापक आर्थिक प्रबंधन बनाए रखने पर होना चाहिए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि कैसे इतिहास में, जैसे 1966 में, बाहरी दबावों ने भारत के बड़े आर्थिक फैसलों को प्रभावित किया। भविष्य में भारत ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी आर्थिक नीतियां बाहरी दुनिया की तात्कालिक जरूरतों या दबावों के बजाय देश की अपनी लंबी अवधि की मजबूती को प्राथमिकता दें? ये एक बड़ा सवाल है ना? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है, सोचने लायक बात है।